संस्कृत का उपयोग नहीं है। तो संस्कृत को समझने के लिए और संस्कृत को लोकलोचन को लाने के लिए हमें किसी न किसी भाषा के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, इसीलिए उसको हम अनुवाद के माध्यम से करते हैं। संस्कृत को हिंदी हो या अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हम अनुवाद करते हैं, या क्षेत्रीय भाषाओं को भी संस्कृत में अनुवाद करने की प्रक्रिया है। तो उन सारी चीजों को हम हमारे ये जो 8 क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसी चर्चा के दौरान हमारा आज का विषय जो है वो है, हमारा प्रथम ब्लॉक को ही हम लोगों ने चर्चा करेंगे, जो है भाषा विज्ञान और एवं भाषा। ठीक है, ये भाषा विज्ञान एवं भाषा में हमारा क्या है ना, भाषा क्या है उसको जानना जरूरी है, और इन भाषाओं को अध्ययन करने के लिए हमारे लिए क्या क्या अंश है, और इसको हम विज्ञान के रूप में क्यों देखते हैं। जबकि हम लोगों को पता है विज्ञान हम किसे बोलते हैं ना, विज्ञान हमारे लिए है कि जिसका प्रामाणिक अध्ययन हो, जिसमें प्रामाणिकता को प्राधान्य दिया जाए, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो हम हमारे भाषाओं के बारे में जब प्रामाणिक अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं भाषा विज्ञान। तो इस भाषा विज्ञान में हमारे चर्चा का विषय क्या क्या रहेगा, तो जैसे हमारे फर्स्ट यूनिट में बताई गई है, भाषा विज्ञान का परिचय दे लेंगे, साथ साथ संस्कृत भाषा का इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इतिहास मतलब भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर कहाँ से कहाँ तक भाषा की चर्चा हुई है, जो वैदिक काल से लेकर आज तक हम लोगों ने हमारे मातृभाषा के रूप में हो, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो, या हमारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में, या हमारे मातृभाषा के रूप में भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ हमारे ये भारतवर्ष में जिन सारे भाषाओं का उपयोग में लिया जाता है, वो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो इस चर्चा के दौरान हमारा पहला बिंदु ये रहेगा कि हमारा भाषा किसको बोलते हैं। भाषा जो भाव के अभिव्यक्ति जिनके माध्यम से होता है उसको बोलते हैं क्या है ना, ये हमारे भाषा है। ठीक है, आपको पेज दिख रहा है। जी मैम। ठीक है, तो इसमें हमारे देखने के लिए ये है कि हम भाषा किससे बोलते हैं ना, जो भाव के अभिव्यक्ति जिनके माध्यम से हम करते हैं उसको बोलते हैं भाषा। तो भाव की अभिव्यक्ति हमारे कैसे होती है ना, व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कई सारे ध्वनियों का समूहों के ऊपर निर्भर करता है। तो कभी कभी हमारे क्या है, संकेत के आधार संकेत के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जिन किसी के माध्यम से क्यों ना हो, वो सारे हमारे भाषाएं ही है। उसमें भाव की अभिव्यक्ति एक व्यापक रूप में हम देखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है। इसमें हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, भाव को अभिव्यक्त करना है, वो भी किसके माध्यम से ना, जिन सार्थक मौखिक साधन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं भाषा। तो भाषा क्या है ना, ध्वनियों का समूह है। ये हमारे लिए कभी सांकेतिक रूप से होता है तो कभी शाब्दिक रूप में भी होता है। जो सांकेतिक रूप से हम जिन सारे अंशों को उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा, और जिसके माध्यम से हम शब्दों के प्रयोग पुरस्सर हम भावों को अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं भाषा। ठीक है, तो ये भाषा हमारे लिए किस काम में आता है ना, हम इसके माध्यम से चिंतन कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं, अपने विचारों को आकृति दे पाते हैं। तो ये चिंतन हो, मनन हो, या विचारों को आकृति देने का कार्य हो, ये कहाँ होता है ना, हमारे अंतःकरण में होता है।
उस अंतःकरण में भाषा के माध्यम से हमारा चिंतन होता है, भाव का उत्पत्ति होती है, और उसी भाव को जब दूसरों के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हो, या समाज के सामने हो, छात्रों के सामने हो, या बाहर कहीं भी किसी के सामने हम उसको उपस्थापित करते हैं, वो होता है भाषा। ठीक है, तो ये भाषा किसके क्या करता है ना, ये व्यक्तियों के बीच में संपर्क स्थापन करने में सहायता करता है, और क्या करता है ना, व्यक्ति के अंतःकरण भाव को उपस्थापन करने में सहायता प्रदान करता है, और क्या करता है ना, जो हमारे भावों को सुने हैं उनको भी अवगमन आने के लिए भी सहायता देता है। तो ये भाषा क्या करता है ना, व्यक्ति को अंतःकरण में चिंतन करने से लेकर कहाँ तक ना, हमारे अंतःकरण भाव से समाज के प्रति, समाज के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो उसी भाषा के वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन को हम बोलते हैं क्या है ना, भाषा विज्ञान। और इस भाषा विज्ञान का उद्भव कहाँ से हुआ है, और ये भाषा विज्ञान भाषा के साथ संबंध स्थापन करने वाला अंश क्या है ना, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि भाषा के साथ संबंध स्थापन करने वाला अंश को हम क्या बोलते हैं ना, व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण जो है वही भाषा विज्ञान है क्या, या भाषा भी व्याकरण जब किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जो व्याकरण है, तो फिर भाषा विज्ञान की क्या आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भाषा विज्ञान और व्याकरण, ये सारे जो इतने सारी चीजें दिख रहे हैं हमारे पास, वो सारे सेम है या अलग है। इसके आधार पर चर्चा किया जाए तो ये जो भाषा विज्ञान है, ये भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को लेता है। व्याकरण क्या करता है ना, भाषा को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए, भाषा को नियंत्रित करने के लिए, भाषाओं का शुद्ध अशुद्ध रूप के बारे में चर्चा करने के लिए अंश होता है व्याकरण, जो हमारा क्या है ना, एक भाषा अध्ययन का संकुचित रूप है। भाषा को समझने के लिए, भाषा को नियंत्रित करने के लिए, भाषा को अपने पास रखने के लिए जो व्याकरण अंश है संकुचित रूप है। तो व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप जो है वो है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान व्यापक रूप क्यों है, क्योंकि वो भाषा को नियंत्रित नहीं करता है। वो भाषा जहां से जहां तक विस्तृत है, पूरे उसी के विस्तृत क्षेत्र के ऊपर वो चर्चा करता है। कौन ना, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में क्या होता है ना, कोई भी भाषा हो, समग्र विश्व में जितने सारे भाषाएं हैं, सारे भाषाओं के बारे में जहां पर चर्चा होती है, जहां पर उसका वैज्ञानिक अध्ययन या प्रामाणिक अध्ययन होता है, उत्पत्ति से लेकर आज के युग तक उपयोग में लिया जाता है, उन सभी के बारे में जहां पर चर्चा होती है उसको बोलते हैं क्या ना, भाषा विज्ञान। तो ये भाषा विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, भाषा विज्ञान शब्द को हमने आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं अभी देखा जाए तो हम इसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ये लिंग्विस्टिक शब्द का व्यवहार या आधुनिक युग में किया जाता है, जबकि इसका अध्ययन जब शुरू हुआ था उसको हम क्या बोलते थे ना, कंपैरेटिव ग्रामर के नाम से माना जाता था, जिसमें सारे भाषाओं के बारे में अध्ययन होता था, फिर भी उसको कंपैरेटिव ग्रामर बोलते थे। एक अच्छा वाला नाम तो था उनके पास, फिर उसको लिंग्विस्टिक तक चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किए थे ना, ग्रामर क्या करता है ना, ग्रामर भाषा के शुद्ध अशुद्ध भावों को जोड़ के रखने के लिए, अपने स्थान पर नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र बनाता है। तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है ना, एक व्याकरण का
क्षेत्र उसी भाषा में तक सीमित है। जैसे कि हम संस्कृत के लिए चर्चा करें तो संस्कृत व्याकरण क्या करता है, न सिर्फ संस्कृत भाषा के शुद्धाशुद्ध या व्युत्पत्तिगत अर्थगत अंश के साथ ध्वनि से लेकर हमारे वाक्य निर्माण, वाक्य से अर्थ तक सीमित करने वाले अंशों तक सीमित था। क्या है ना, ये है संस्कृत व्याकरण। मगर उसी संस्कृत व्याकरण से हम हिंदी भाषा के बारे में सोच नहीं सकते। संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत व्याकरण, हिंदी भाषा के लिए हिंदी व्याकरण। जब हम चर्चा करेंगे तेलुगु भाषा के लिए तो तेलुगु भाषा के तेलुगु व्याकरण होगा। तो व्याकरण संपूर्ण संकुचित स्वरूप है। मगर ये जो यहाँ पर हमने लिया था, क्या प्रथम शब्द हम बता रहे थे, क्या है ना, कंपैरेटिव ग्रामर बता रहे थे। वहां पर जो ग्रामर शब्द है वो ग्रामर शब्द कहाँ तक सीमित है ना, एक भाषा में सीमित है। एक भाषा में सीमित करने वाले शब्द को संपूर्ण विश्व के सारे भाषाओं के ऊपर अध्ययन करने के अंश के साथ जोड़ना कुछ गलत सा महसूस हो रहा था, कुछ हटपटा सा लग रहा था। इसीलिए उसको क्या किए ना, उसको कंपैरेटिव फिलोलॉजी नाम से उसको नामित किए। ये फिलोलॉजी शब्द क्या है ना, फिलोलॉजी शब्द जिसको लिए हैं वो ग्रीक शब्द फिलोस और लैटिन शब्द लोगिया, जो लोगोस या लोगिया शब्द से ही लिया गया है। लोगिया शब्द का अर्थ क्या है ना, जिसको कहा जाता है लोजी शब्द का जो उत्पन्न हुआ है लोगिया शब्द, उसका अर्थ है विज्ञान। और ये फिलो शब्द का अर्थ क्या है ना, जो प्रिय हो, उसी से ही फिलोलॉजी शब्द का उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ हम मानते हैं क्या, मानते हैं ना, ये भाषा शास्त्र को मानते हैं। तो उसी से फिर आगे के लिए जर्निंग कहाँ तक लिए ना, कुछ लोगों ने उसी फिलोलॉजी शब्द से, फिलोलॉजी शब्द आज भी यूज किया जाता है, वो भाषा विज्ञान के लिए नहीं, भाषा शास्त्र के लिए उपयोग में लिया जाता है। और उसी फिलोलॉजी शब्द में क्या है ना, भाषा का शास्त्रीय अध्ययन तक ही सीमित रहा, मगर उसका कोई वैज्ञानिक प्रामाणिक तथ्यों के बारे में अध्ययन नहीं हो पाया। धीरे उसको परिवर्तित करते हुए उसका नाम फिर इंग्लिश में बना दिए गए। शब्द क्या था, जिसको कहा गया साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या कहा गया ना, साइंस ऑफ लैंग्वेज। ये क्या करता है, लैंग्वेज शब्द का अर्थ क्या है ना, भाषा है। उस भाषा को समझने के लिए उसी का साइंस या वैज्ञानिक अध्ययन को लिए, और वैज्ञानिक अध्ययन को लेने के बाद उसी से स्पष्ट किए कि ये बहुत एक सेंटेंस जैसा लग रहा है, वो तात्विक अर्थ को नहीं ले रहा है। इसीलिए उससे फिर बदल के बना लिए क्या है ना, लिंग्विस्टिक, जिसमें लिंग्वा शब्द को लिए हैं। लिंग्वा शब्द को बोलते हैं जीव। हम जब भी भाषा को व्यवहार करते हैं तो उसमें क्या होता है, जीव के बिना हम भाषा का प्रयोग कर पाएंगे क्या, कुछ बोल पाएंगे क्या, कभी भी नहीं होता है। आप लोग बाद में कभी ट्राई करके देख सकते हो। तो वैसे करके हमारे लिंग्विस्टिक शब्द का उत्पन्न हुआ है। ये शब्द को उत्पन्न किस, इसमें क्या क्या करते हैं ना, इसमें मुख्य रूप से किया जाता है, कोई भी भाषा हो, जितने सारे विश्व भर के जितने सारे भाषाएं हैं, सारे भाषाओं के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना है। उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, उसमें कोई शुद्ध क्या कोई अशुद्ध रूप नहीं है। भाषा की जो गति है, हम लोगों को अच्छे से पता है भाषा की किस प्रकार की गति है ना। भाषा जो हमारी है उसकी गति एक धारा प्रवाहिक गति है, वो एक स्वतः गतिशील प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक वो चलती रहती है। आप लोगों ने जब भाषा सीखे हो, आप जानबूझ के कोई भाषा को सीखे हो क्या, नहीं। जैसे पैदा हुए, जैसे धीरे धीरे आप लोगों का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे आप लोगों ने भाषा को अपनाने लगे, और जो जो भाषा आप सुनते रहे उसी भाषा को सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। मैनिपुलेटिंग चीज यहाँ पर नहीं है, कोई बैठ के वहां पर शब्दों को नहीं निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है नदी की धारा जैसे स्वतः गति लेती है, वैसे ही हमारी भाषा की अपनी गति होती है, वो अपने धारा से ही चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। उसी धारा को लेते हुए वैज्ञानिक अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ना, हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक में हमें पढ़ने की चीज क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने
यहाँ पर हमारे पुस्तकों में कई सारी चीजें दी गई है। परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे तो हम एक मुख्य परिभाषा को मुख्य रूप से लेते हैं, क्या है ना, भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम, विज्ञानम नाम विशिष्ट ज्ञानम। यहाँ पर भाषायाः विज्ञानम अर्थात भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा जिस प्रकार से गतिशील है उसी प्रकार का अध्ययन करना है, उसको नियंत्रण नहीं करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, संस्कृत भाषा में हम बोलते हैं अहम गच्छामि, मगर ये जब परिवर्तन करके किसी ने संस्कृत को नहीं जानने वाला बोल देता है कि अहम गच्छति, हम बोलते हैं नहीं ये गलत है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये व्याकरण के साथ नियंत्रित अंश है, इसलिए यहाँ पर व्याकरण है। मगर वो जब परिवर्तन हो जाता है यहाँ पर और अहम गच्छामि स्थिति नहीं है, कहाँ पर ना हमारे हिंदी में है क्या? नहीं, ये संस्कृत में संस्कृत से उत्पन्न होने वाली भाषा होते हुए भी यहाँ पर अहम गच्छामि का स्थिति नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं, जो भी हम प्रयोग करते हैं ये जो परिवर्तन का अंश आ रहा है उसको स्वीकार करता है भाषा विज्ञान। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की परिभाषा को हम लोगों ने चर्चा कर लिए। आगे के लिए आ रहा है कि हमारे ये भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं, जैसे भाषा विज्ञान का नामकरण कैसे हुआ था और भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है। भाषा विज्ञान और भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला है, ये इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा थोड़ा सा किए हैं कि ये क्या है ना, ये हमारा विज्ञान है। विज्ञान इसीलिए है कि इसका प्रामाणिक और तात्विक अध्ययन किया जाता है। कला जो है उसको विश्वास के आधार पर कहीं पर उसमें परिवर्तन आने की संभावना है, मगर प्रामाणिकता अंश जहाँ पर लेते हैं उसको विज्ञान बोलते हैं। इसीलिए हमारे भाषा विज्ञान में जो भाषा के बारे में चर्चा की जाती है उसमें चर्चा करने वाले सारी चीजें क्या क्या है ना, भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की है, भाषा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम उसको क्यों फॉलो करते हैं, वो सारी चीजों को चर्चा करते हैं। तो ये इसमें वैज्ञानिकता के ऊपर बल देने के कारण हम इसको विज्ञान ही मानते हैं। और इस भाषा के आधार क्या है, आधार के रूप से हम मानेंगे तो भाषा के दो आधार होते हैं, एक है मानसिक आधार है और एक है भौतिक आधार है। मानसिक आधार क्या है ना, भाषा को जब हम बोलते हैं, कोई भी शब्द को लो, उस शब्द को जब बोलते हो आपके अंतःकरण में उस शब्द के बारे में एक विचार बन जाता है, जब उस शब्द को हम आप जानते हैं। जैसे कि उदाहरण हमारे किताबों में जो उदाहरण दिया गया है, मीठा शब्द है, शब्द क्या है ना, मीठा। उस मीठा शब्द को उच्चारण करते ही हमारे मन में एक विचार ऑटोमेटिक आ जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों होता है ना, मीठा हम लोगों ने खाए हैं, है या नहीं। वो एक टेस्ट के साथ जुड़ जाता है, एक आकार के साथ जुड़ जाता है। वो जो हमारे मानसिक अंश में जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं ना, ये है भाषा का मानसिक स्वरूप। ठीक है, जब और उसका भौतिक स्वरूप क्या है ना, भौतिक स्वरूप है मीठा शब्द हमारे लिए कैसे बना है ना, म ई ठ आ, ये जो चीजों को लेकर हम मीठा लिखते हैं, जो स्वरूप हमारे देखने के लिए मिलता है, जिसको हम मीठा पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक स्वरूप। ठीक है ना, इसी के आधार पर हम हमारे भाषा के दो स्वरूप ही मानते हैं। और भाषा का कई सारे आश्रयों के बारे में भी चर्चा की गई है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे जो मुख्य अंश वाला भाग आ रहा है वो क्या है, इस भाषा का उपयोग कौन करता है और ये भाषा जो है उसका अधिकारी कौन है। जो भाषा हमने शुरू से कहा है कि भाव के अभिव्यक्त, ये जो अभिव्यक्त करने की क्षमता किसके पास है ना, मानव के पास ही है। तो केवल मानव ही है जो भाषा का आदान प्रदान करता है? नहीं, बहुत सारे भाषाविदों का कहना है हर एक जीव अपने शब्दों के ध्वनि के आधार पर वो अपने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, मगर उनके बीच में जो ध्वनि का अभिव्यक्ति हो रहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं। मानव जिस अभिव्यक्ति को समझता है उसी को ही भाषा के नाम से
नामकरण किया है। इसीलिए वो दूसरे पशु पक्षियों के भाषा से मानव के व्यवहार करने वाली भाषा भिन्न है। ये भिन्न होने के बहुत सारे कारण दिए हैं। एक है अंतरणता दिए हैं, यादृच्छिकता दिए हैं और एक है उत्पादकता दिए हैं। वो जो स्वतः उत्पत्ति होती है उस अंश के ऊपर बल दिए हैं। संस्कृति का संचरण भी देते हैं। संस्कृति का संचरण कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषा हमें मिलने वाली चीज जो है वो स्वतः हमें नहीं मिल जाती है। जैसे कि होता है ना, माता पिता दोनों देखने के लिए गोरे गोरे होते हैं तो ऑटोमेटिक उनका बच्चा जो होता है लगभग गोरा हो जाता है, या भूरे आंखें वाले होते हैं, या काले बाल वाले होते हैं। ये जो चीजें हमें पेरेंट्स से जेनेटिक प्रोसेस में हम लोगों को मिलता है। मगर भाषा जो है उनसे हमें मिलती है क्या? नहीं, वो चीज हमें कभी नहीं मिलती है। ये कहाँ से मिलता है? ना हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं। आप कभी इस चीज को अभी हो या आगे कभी नोटिस कर सकते हो। आपके घर में, गांव में या अपने मोहल्ले में कोई लोग होगा बाहर दूर से, दूसरे राज्य के व्यक्ति आके वहां पर रहते हैं। मान लीजिए कोई तमिल का व्यक्ति है, वो जाके यूपी में रह जाएगा, तो उसका जो तमिल वाले फैमिली रहते हैं उनके पेरेंट्स का लैंग्वेज क्या होता है ना, उनका लैंग्वेज मदर टंग उनका तमिल होते हुए भी वो बच्चा यूपी में रहता है तो धीरे धीरे वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है और आराम से फ्लुएंट हिंदी बोलता है जैसे यूपी वाले हिंदी बोलते हैं। तो ये जो बदलाव आया ये जेनेटिक है क्या? भाषा जेनेटिक होता तो बच्चा पैदा होते होने के बाद जब बोलना शुरू करता तो तमिल में बोलता, मगर बच्चे ने तमिल में नहीं बोला। वो किस भाषा में बोला ना, जो वहां की जिस स्थान में रहता है, अपने वातावरण की जो भाषा है, अपने लोकेलिटी का जो भाषा है, हिंदी भाषा को बोलने लगा है। ये होने का कारण क्या है? नहीं, ये हमारा सांस्कृतिक संचरण के माध्यम से कहा जाता है कि जो हमें मिल जाता है बाहर से, वो प्रभाव से ही, बाह्य वातावरण से ही मिलता है। वैसे करके कई सारी चीजों की चर्चा भी की गई है। ये है वाक्छल है, अधिगम्यता है, प्रतिबिंबन है, अर्थत्व है, विभक्तता है। और इस भाषा विज्ञान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक परिव्याप्त है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमने शुरू से कहा है भाषा विज्ञान है तो समग्र विश्व में जितने सारे भाषाएं हैं वो पूरा भाषा का क्षेत्र के रूप में माना जाता है। जितनी भाषाएं हैं तो कौन से भाषा किसके साथ संबंधित है, कौन से भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है और उस भाषा की गतिशीलता किस प्रकार की है, ये सारी चीजों को चर्चा करना हमारा भाषा का क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसमें हमारा आनुवंशिकता भी आता है, प्रारूपात्मक आता है। उन सारी चीजों को चर्चा करते हुए भाषा को विचार किया जाता है। और एक भाषा का मुख्य अंश आ रहा है, क्या है? उसको बोलते हैं भाषा का अंग। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के अंग के बारे में चर्चा करने के लिए हम जब जाते हैं तो मुख्य रूप से भाषा के प्रमुख अंग और गौण अंग के रूप में दो भाग में विभाजित किया जाता है। जो प्रमुख भाषा का प्रमुख अंग जिनको कहा जाता है वो है ध्वनि विज्ञान, दूसरा है पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ये ध्वनि विज्ञान है कि हम जितने सारे अक्षरों का उच्चारण करते हैं सभी, जैसे कि स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण अर्धमात्रागत होता है और स्वर वर्ण जो है वो मौलिक ध्वनि होती है। उस मौलिक ध्वनि को व्यंजन वर्ण के साथ मिलाते हुए वो भी एक ध्वनि निर्माण होता है। उसके बारे में जहां पर चर्चा की जाती है उसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान, जिसको फोनोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलते हैं। पद विज्ञान को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, वाक्य विज्ञान को सिंटैक्स बोलते हैं, अर्थ विज्ञान को सिमेंटिक्स बोलते हैं। तो ये जो ध्वनि विज्ञान जिसको कहा जाता है उसमें ध्वनि क्या है, ध्वनि कितने प्रकार के हैं, ध्वनि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ध्वनि कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि का संप्रेषण कैसे होता है, ध्वनि का भेद क्या है, ध्वनि का नियम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जहां पर चर्चा की जाती है वो सारे हमारे
ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अंग में ही चर्चा की जाती है। आगे के लिए वैसे ही पद विज्ञान में हम क्या वो करते हैं ना, पदों का निर्माण कैसे होता है। पद कहने का तात्पर्य क्या है ना, शब्दों के बारे में ही हम जहाँ पर चर्चा करते हैं, तो ये पद को कैसे निर्माण होता है, उस पद का स्वरूप किस प्रकार का है, पद का अवयव कैसा है, पद को विभाजन कैसे किया जाता है, उसमें लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, वचन पुरुष काल प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि तत्वों के बारे में ही चर्चा की जाती है, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी या पद विज्ञान। नेक्स्ट आ रहा है सिंटैक्स। ये जो वाक्य विज्ञान, वाक्यों का निर्माण कैसे हो रहा है, हमने पहले क्या लिए थे ना, ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों का समूह जब बनता है, वो एक एक पद या शब्दों का निर्माण होता है। जब जो शब्द है वो अर्थवाचक होते ही संपूर्ण अर्थ को वो उपस्थापित नहीं कर पाता है। संपूर्ण अर्थ पे, संपूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो है वाक्य। तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है ना, पद समूह और अर्थ संपन्न पद समूहों के बारे में जो चर्चा की जाती है, तो ये जो पदों का सार्थक अर्थगत शब्दों का समूह है, जो पूरे वाक्य को, ये जो हमारी जिज्ञासा है, हमारी जो जानने की इच्छा है, या हमारे भाव अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है, उसको कंप्लीट करने वाले अंश को हम वाक्य बोलते हैं। तो उसी के बारे में जहां पर चर्चा करते हैं उसको वाक्य विज्ञान बोलते हैं। तो ये वाक्य विज्ञान में क्या है ना, वाक्य विज्ञान में चर्चा करने वाले विषय क्या है, वाक्य की रचना किस प्रकार की होती है, और वाक्य में पदों का अन्वय किस प्रकार का होता है, अन्वय का आधार क्या रहेगा, कर्ता क्रिया कर्म, इन सभी के बीच में क्या संबंध होता है, उनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उन सारे विषयों के बारे में जहाँ चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं वाक्य विज्ञान। और ये वाक्य विज्ञान को देखा जाए तो वो किस प्रकार ना, 3 भाग में विभाजित है। प्रथम भाग क्या है ना, वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान है। दूसरा क्या है ना, ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान है। तीसरा है तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। और वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान में क्या किया जाता है ना, वाक्य की रचना का इतिहास भी दिया जाता है। और तुलनात्मक वाक्य विज्ञान में दो या अनेक भाषाओं के वाक्यों को तुलना करते हुए अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। उससे आगे हम आ जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलता है ना, अर्थ विज्ञान को देखने के लिए मिलेगा। अर्थ विज्ञान का विज्ञान में चर्चा करने वाले विषय क्या है ना, अर्थ का विचार कैसे हो सकता है, अर्थ किससे बोलते हैं, शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है, अर्थ का निर्धारण कैसे हो सकता है, अर्थों में परिवर्तन कहाँ से आता है, और अर्थ परिवर्तन होने की दिशाएं क्या है, इन सारे चीजों को चर्चा करने के अंश को हम बोलते हैं अर्थ विज्ञान। इसके बाद आ रहा है क्या है ना, हमारे भाषा विज्ञान के जो गौण अंश को भी लिया जाता है। जैसे कि हमारा क्या क्या है ना, समाज भाषा विज्ञान है, मनोभाषा विज्ञान है, तंत्रिका भाषा विज्ञान है, संकेत विज्ञान है, संकेत प्रयोग विज्ञान भी है। संकेत को जब संकेत विज्ञान में क्या है ना, हम संकेत के माध्यम से कैसे अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ऐसे हैं जिनका क्या है ना, इंद्रियों के समस्या की वजह से वो किसी भी कारण से वो भाषा को प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो वहां पर उन लोगों के भावाभिव्यक्ति कैसी होगी ना, यहाँ पर जिस प्रकार के अभिव्यक्ति को फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं संकेत विज्ञान, जिसके इंद्रियों के माध्यम से दृश्य के, श्रव्य के, स्पर्श, घ्राण, स्वाद आदि के साथ उनको उनके संवादों को जोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं। आगे फिर और एक भाषा विज्ञान का अंश आ रहा है जो आज के डेट में बहुत वैल्यूबल है। वो क्या है ना, संगणक भाषा विज्ञान। आप लोगों ने भी देखे होंगे, एनएलपी जानते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जानते हो उसको? कोई बता सकते हो? किसी को भी पता नहीं है?
चलो, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, नहीं ऐसे नहीं, आप अच्छे से समझते होंगे, आप सभी के पास मोबाइल होगा, तो मोबाइल में अभी जब गूगल करने के लिए जाते हो, वहां पर ऑडियो मैसेज को भी रिसीव करता है। वो कैसे रिसीव करता है, तो उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिस प्रकार के, वो भी लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है। वो लिंग्विस्टिक में क्या करता है ना, संगणक भाषा विज्ञान को ही वहां पर उपयोग में लिया जाता है। वो भाषा को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से उसका ध्वनि को, वाक्य को एनालिसिस किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है। उसके लिए भी ये भी हमारा भाषा विज्ञान का एक अंग है, जो आज के डेट में बहुत वैल्यूएबल है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसको लेकर हमारे संस्कृत छात्रों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर भी है। इसी के साथ साथ हमारा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भी है, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है, क्षेत्र कार्य क्षेत्रीय भाषा विज्ञान भी है, न्यायालयिक भाषा विज्ञान है। न्यायालयिक भाषा विज्ञान क्या है, जैसे हम हमारे आपस में बातचीत करते हैं, वो चीज हमारे न्यायालय के लिए नहीं होता है। वहां पर लोगों के लाइनअप के थ्रू, स्पीकर के माध्यम से जो भी प्रोफाइल वगैरह बनता है, जो बोलते हैं, उन सारे रिकॉर्डिंग के आधार पर कुछ बहुत अंश है जिसको जुडिशियल यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं न्यायालयिक भाषा विज्ञान। और प्रकृति विश्लेषण भी होता है, जैव भाषा विज्ञान भी है। ठीक है, इसी मैम विचार के जैव भाषा विज्ञान क्या है? क्या जैव भाषा विज्ञान क्या है? जैव भाषा विज्ञान हम उसको बोलते हैं मानव के जो विकास होते हैं, उस विकास को मान्यता देते हुए मानव में कुछ ना कुछ भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है, उसी के बारे में जहां पर चर्चा की जाती है। मतलब मानव जन्म से लेकर आज तक जो भाषा को उपयोग में ली है, उस भाषा में परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि हम लोग एक चीज देख सकते हैं, हमारे फैमिली में हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी जिस प्रकार भाषा का उपयोग करते थे और हम लोग ने जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर होगा। वो ये जो अंतर आया है, ये किस कारण से आ रहा है, नहीं ये आनुवंशिक कारण है। तो उस आनुवंशिक अंश को जहां पर हम लोगों ने चर्चा करते हैं या उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जैव भाषा विज्ञान। तो भाषा के जीवों के परिवर्तन के आधार पर भाषाओं में आने वाले परिवर्तन को अध्ययन करने के अंश को बोलते हैं जैव भाषा विज्ञान। ठीक है, और भाषा जी विज्ञान मैम। में, हाँ, इससे और थोड़ा हम आगे चलेंगे कि इस भाषा विज्ञान की उपयोगिता, उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। भाषा विज्ञान के उपयोगिता के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम बिंदु क्या है ना, ज्ञान पिपासा की शांति। ये ज्ञान पिपासा क्या है ना, जब हम भाषा को प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो विचारशील व्यक्ति होते हैं कि इस शब्द को हमने सेव को सेव क्यों बोला, ये जो हमारे मन में अंश आ रहा है, हमने आम को आम क्यों बोल रहे हैं, होता है ना कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, ये कहाँ से आया, किस शास्त्र से है, उसको आम ही क्यों कहा गया है। ये जो मन में प्रश्न होता है, उन सारे प्रश्नों के अपशमन के लिए, जो समस्याओं का समाधान देने के लिए भाषा विज्ञान ही समर्थ है, ये उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है, या उसका उपयोगिता के रूप में हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय उपयोगिता के रूप में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, भाषा को परिष्कृत रूप देना है। भाषा, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की है कि भाषा जो है वो स्वतः गतिशील है, और अभी बोल रहे हैं कि भाषा को परिष्कृत रूप देता है। नहीं, भाषा अपनी गतिशीलता में वो प्रगति करती रहती है, मगर जब भाषा विज्ञान के माध्यम से हम भाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं, तब देखते हैं कि नहीं, ये सारे शब्द विलुप्त हो रहे हैं, तो उन सारे शब्दों को
सुरक्षित करना या उन सारे शब्दों को फिर लोकलोचन को लाने के कार्य किया जाए। तो उसी के लिए भाषाविद क्या करते हैं ना, जो पब्लिक भाषा व्यवहार योग्य क्षेत्र है वहां पर उन सारे शब्दों का, उन सारे वाक्यों का, उन सारे ध्वनियों का उपयोग में लिया जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आप लोग ले सकते हो। क्या है ना, हमारे संस्कृत भाषा में आप लोग देखोगे हमारा पंचम वर्ण जिसको बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण क्या क्या है, व, न्य, म, नो, ये जितने सारे वर्ण है, पंचम वर्ण है, उन सारे शब्दों के संस्कृत में हमने कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं। जब लिखते हैं अंक, बंग और आम्र, तो यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण लेते हैं सब अलग अलग है। अंक में व प्लस क होता है, मगर जब हिंदी में लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं ना, अनुस्वार क। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, उ के लिए भी अनुस्वार लगाते हैं, न्य के लिए भी हम अनुस्वार लगाते हैं, पिंजर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ना, जो प में अनुस्वार लगा देते हैं। ये जो परिवर्तन हुआ है भाषा के अंदर, ये परिवर्तन को हमें क्या करना है ना, इसको सही दिशा देने के लिए भाषा विज्ञान कार्य करता है, जिसको बोलते हैं भाषा का परिष्कृत स्वरूप को बजाय रखना हमारा भाषा विज्ञान के उपयोगिता के रूप में लिया जाता है। और साथ साथ क्या है ना, भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और वेदार्थ ज्ञान में, ज्ञान के लिए भी सहायक होता है। वेदार्थ ज्ञान के लिए सहायक होता है तो ये हम हमारे संस्कृत भाषा के लिए ही बोल सकते हैं। और विविध भाषाओं का ज्ञान देना भी बहुत जरूरी होता है। विश्व बंधुत्व भावना को भी बढ़ावा देता है। कोई भी भाषा हो, उस भाषा में हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो सामने वाला समझ लेता है तो खुश हो जाता है, सामने वाला नहीं समझेगा तो क्या होगा, वो इधर उधर देखता रहेगा। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला चीज क्या है ना, हमारा भाषा विज्ञान ही है, वो उसका एक क्षेत्र है। साहित्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए और साहित्य का ज्ञान को अभिवर्धन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। व्याकरण दर्शन के लिए भी होता है, या व्याकरण को सुरक्षित करता है। वाक चिकित्सा के लिए, वाक चिकित्सा क्या है, वाक चिकित्सा आप लोगों को पता होगा, स्पीच थेरेपी यूज किया जा रहा है, हमारे इंडिया में बहुत कम हो रहा है बट हो रहा है। बहुत सारे पाश्चात्य देशों में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बच्चों का भाषा में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे यौथ परिवार में पैदा होते हैं और वो पूरे समूह के साथ वो बड़े होने के नाते एक दूसरे से सुनते सुनते भाषा को सीख लेते हैं। मगर फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है ना, बच्चे लैंग्वेज सुन नहीं पाते हैं। जब वो सुनेंगे नहीं तो उनमें तोतलापन आएगा, तो तोतलापन आने जब आ जाता है तो बच्चे को तो तोतला रहना नहीं देते हैं। इसीलिए उनके लिए स्पीच थेरेपी सेंटर होता है, वहां पर वो जाके आर्टिफिशियली हर एक ध्वनि के आधार पर शब्दों को उच्चारण करते 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 सीख जाते हैं। ये भी हमारे इंडिया में कहीं कहीं जगह पर होता है। कुछ बच्चे पैदा होते ही वो कई सारे अक्षरों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जैसे कि र, ड और त, प, इन सारे शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं। र के लिए नौ को व्यवहार करते हैं, नहीं तो कहीं पर ल का व्यवहार करते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी के एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट साइड है, उसी को करने के लिए भी भाषा विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है या हमारा उपयोग में लिया जा सकता है। वैसे ही लिपि विकास के लिए सहायक होता है, विविध शास्त्रों के समन्वय के लिए, अनुवाद, पाठ संशोधन वगैरह कार्य करने के लिए भी हमारा भाषा विज्ञान का उपयोग होता है। इसी के साथ हम देखें तो हमारा आगे के लिए हमारा विषय क्या आ रहा है, संस्कृत भाषा का परिचय। ये भाषा विज्ञान तो हो गया, हाँ, भाषा के बारे में, भाषा का ऑल ओवर ऑल राउंड स्टडी के लिए, ऑल ओवर स्टडी के लिए हम भाषा विज्ञान को लेते हैं। तो इस भाषा विज्ञान के आधार पर जब हम हमारे संस्कृत भाषा को अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो संस्कृत भाषा में क्या है ना, संस्कृत को
भाषा का परिचय के आधार पर देखा जाए तो संस्कृत हमारा प्राचीनतम भाषा है। जब वो प्राचीन भाषा वैदिक कालिक भाषा से, वैदिक काल से ही इस भाषा का उपयोग होता है। तो उसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक है श्रुतिकाल बोलते हैं, दूसरा है स्मृतिकाल बोलते हैं। श्रुतिकाल में क्या क्या है ना, हमारा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उन सारे ग्रंथों के रचना काल में जिन भाषाओं का व्यवहार संस्कृत का जिस स्वरूप का उपयोग होता था उसको बोलते हैं श्रुतिकाल। नेक्स्ट है स्मृतिकाल। स्मृतिकाल में क्या है ना, रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांगों के बारे में चर्चा की जाती है। रामायण में क्या है ना, रामायण में जो 7 कांड है वो उसी ग्रंथ का समय है, और महाभारत में जो 18 पर्व है उसी में वर्णन किया हुआ सारे समय, वहां पर जो संस्कृत का उपयोग लिया जाता था। पुराण के बारे में आप लोगों पर अष्टादश पुराण, और वेदांग में शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये सारी चीजों को लिया जाता है। और श्रुति काल में जो वैदिक काल हम बोलते हैं ना, वेद में जो इतने सारे मंत्र हैं, मंत्रों को रचना करने के लिए, मंत्रों की तो हमें अच्छे से पता है कि वो रचना नहीं हुई थी, वो अपरुष है, कोई पुरुष उसको नहीं लिखा है, नहीं है। ये मंत्र दृष्टा रह जो थे वो मंत्रों को देखे थे, देखते हुए वो देखते देखते उसी को श्रुति के माध्यम से एक से सुनकर दूसरे, दूसरे से सुनकर तीसरे ने जो याद रखे जो धारा बनाए थे, उसमें से 4 वेदों का उत्पन्न हुई थी। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें जिन सारे संस्कृत का व्यवहार होता है उसको बोलते हैं श्रुतिकालिक संस्कृत। और उसी में हमारा ब्राह्मण भी आ रहा है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है ना, ब्रह्म का अनेक अर्थ होता है। ब्रह्म को जिसको मंत्र के अर्थ में लिया जाता है, और उसे ब्राह्मण को लिखा गया है। ब्राह्मण में क्या क्या वर्णन किया जाता है, तो हमारे विधि भाग को, अर्थ भाग विभाग को, उपनिषद को और आख्यान को लेते हुए कर्मकांड के बारे में जहां पर चर्चा की गई है जिन सारे ग्रंथों में, उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण उन सारे ब्राह्मण ग्रंथों में जो संस्कृत के व्यवहार हुई थी उसको बोलते हैं ब्राह्मण के संस्कृत। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए आप लोग। उसके बाद आरण्य का, अरण्य शब्द से ही आरण्य का, अरण्य में जो अध्ययन हुआ था उसी में से आरण्य को कहा जाता है। या ब्राह्मण हो, आरण्यक हो या उपनिषद हो, उसमें भी हमारे वेदों के बारे में, वेदों का ही अंश के रूप में इसको माना जाता है। उनमें हमारे संस्कृत का अभिवर्णन किया गया है, उसी को हम श्रुतिकालिक संस्कृत में के रूप में लेते हैं। और जैसे स्मृति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे, रामायण, महाभारत, पुराण। रामायण में कितने श्लोक होते हैं ना, 24,000 श्लोक होते हैं, और उसमें 7 कांड होते हैं। बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदराकांड है, युद्ध कांड है, उत्तराखंड है। वो संस्कृत का एक अंश है। और साथ साथ महाभारत है। महाभारत में हमारे अष्टादश पर्व है, और कितने 1,10,000 श्लोक है। वो सारे श्लोक जो वर्णन किए गए हैं और रचना हुई है वो संस्कृत के माध्यम से हुई। एक विचार योग्य विषय क्या है ना, हमारा जो वैदिक संस्कृत है और हमारे रामायण महाभारत में जो संस्कृत है, उन दोनों के संस्कृत में अंतर है। वहां पर क्या है ना, वो श्लिष्ट वाक्य है। यहाँ पर क्या है ना, हमारा ये लौकिक रूप से ही इसका उपयोग में लिया जाता है। स्मृति काल इसको कहा जाता है। पुराण में अष्टादश पुराण है। अष्टादश पुराण में क्या क्या है ना, उसके लिए जो श्लोक है आप लोगों को पता होगा, आपके किताब में भी है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम चतुष्टयम। म में क्या है ना, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन, वायु। आगे के लिए ये तो हो गया हमारा कितना ना, 13, 11 हो गए हैं। और बाकी का जो 7 है, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण में
ये भी संस्कृत में लिखा गया है वेदांगों में। शिक्षा, शिक्षा में क्या है ना, शिक्षा में हमारे उच्चारण के अंशों के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है। ये तो भाषा विज्ञान के एक बृहद अंग के रूप में लिया जाता है। भाषा विज्ञान तो आधुनिक बोल रहे हैं, अगर हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्र में देखा जाए तो वैदिक काल में भी हमारा भाषा विज्ञान के रूप में शिक्षा आदि ग्रंथों का ही उपयोग, शिक्षा, प्रत्यक्ष, उन सारे शब्दों का उपयोग में लिया जाता था। और इसमें क्या होता था ना, इसमें मुख्य रूप से उच्चारणों के ऊपर ही बल दिया जाता था। और ये उसी उच्चारण के ऊपर बल देने का क्या तात्पर्य है ना, हमारा स्वर वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है, और क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, उदात्त अनुदात्त स्वरित है, ये जो स्वरों में भेद है उसके बारे में जहां पर चर्चा की गई है उसको बोलते हैं, ये सारे हमारे शिक्षा ग्रंथ में आते हैं। तो इसको, शिक्षा को या व्याकरण को हमने वेदांग कहने का तात्पर्य क्या है ना, वेद को समझने के लिए इनके ज्ञान की अपेक्षा है। वेदों में आप लोगों ने भी सुना होगा, वेदों के उच्चारण प्रमुख होता है। जो वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो कई सारे अक्षर है जिसको बहुत लंबा बोलते हैं, किसी को बहुत स्लो बोलते हैं। तो ये क्या है ना, ये उसका उच्चारण है। जिनको ये पता नहीं होगा, ये षड के बारे में जिन लोगों ने समझ नहीं पाए होंगे, वो कभी भी वेद का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आगे आ रहा है ये व्याकरण। व्याकरण को क्या बोलते हैं ना, व्याकरण को हम जानते हैं, व्याकरणते व्युत्पद्यन्ते शब्दान्येन व्याकरणम् इत्युक्ते व्युत्पत्ति मूलक रूप से शुद्ध शुद्ध भाषाओं के शुद्ध शुद्ध स्वरूप के बारे में व्युत्पत्तिगत रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसको व्याकरण कहा जाता है। यह हमारे वेद का मुख्य के रूप में ही आता है। नेक्स्ट है छंद। छंद वेदों का पाद के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। इसके लिए भी एक श्लोक है, मैं कल आप लोगों को श्लोक बता दूंगी। निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 हमारे अंग है। उसी अंग को हम स्मृति काल में ही ग्रहण करते हैं। फिर आगे के लिए आ रहा है क्या है ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब वैदिक संस्कृत में हमारा संहिता, ब्राह्मण, ये सारे अंश को ही ग्रहण किया जाता है। और लौकिक संस्कृत में क्या है ना, रामायण महाभारत को ही लिया जाता है। रामायण महाभारत नहीं, जो आधुनिक युग तक जितने सारे अंश आए हैं वो सब हमारे काव्य हो, नाटक हो, क्या गद्य काव्य हो, कथा काव्य हो या उपदेशावली हो, सब उसे लौकिक व्याकरण में ही, लौकिक संस्कृत में ही आते हैं। ये लौकिक संस्कृत का काल के लिए बोलते हैं क्या ना, वैदिक काल के उपरांत। और अभी जो चल रहा है संस्कृत वो क्या है ना, ये एक नया काल आ रहा है जिसको हम लोगों ने किसमें लिए हैं ना, सरल मानक संस्कृत के रूप में ही ले रहे हैं। ये लौकिक भी नहीं है, ये ना तो वैदिक है ना लौकिक है, ये एक नवीन रूप हम लोग ला रहे हैं। चाहे वो जो भी हो, मगर वो वैदिक काल से उत्तर काल होने के कारण उसको हम बोलते हैं क्या है ना, लौकिक काल में ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है। और वैदिक में और लौकिक में क्या अंतर है उसके बारे में बहुत सारी चीजें दिए हैं। जैसे कि वैदिक काल में हम लोगों ने व्यवहार करते थे, जब लौकिक का उदाहरण तो आप लोगों के पास होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देव शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द का तृतीय बहुवचन में व्यवहार करते हैं तो हम क्या बोलते हैं ना, बालकैः देवैः उपयोगः भवति। परन्तु वैदिके संस्कृते तस्य उपयोगः कथं भवति न, देवेभिः देवैः, उभयत्र दोनों जगह पर वो व्यवहार हम लोगों को देखने के मिलेगा। और साथ साथ वेदों में जैसे ब्राह्मण शब्द के लिए लौकिकों में हम लोग क्या बोलते हैं ना, ब्राह्मणाः बोलते हैं। उसमें क्या हो रहा है ना, ब्राह्मणास ब्राह्मणाः दोनों व्यवहार किया जाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण आपके पुस्तकों में है, आप उसको देख सकते हो। और इसी के साथ साथ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंतर भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। जैसे कि
वैदिक में क्या होता है ना, सारे वेदों के भाषा जो है वो एक 10 लकारों को फॉलो करने वाली भाषा होती है। और लौकिक में क्या है ना, 10 लकारों का व्यवहार नहीं होता है, इसमें 5 लकार में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने वाले लकार हमारे 5 ही देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ फिर क्या है ना, जैसे कि हम लृ शब्द को व्यवहार कर रहे हैं, लू ल ऐसे बहुत उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, आप उसको पढ़ के देख सकते हो। उसी संस्कृत में उससे जब ये संस्कृत भाषा का समय धीरे धीरे समाप्त हुआ, होने के बाद हमारा किसका समय आया ना, पाली भाषा की उत्पत्ति हुई है। भाषा में पहले से आप लोगों को बताई हूँ कि संस्कृत भाषा जो हमारा है, वो संस्कृत भाषा आज हमारे कथित भाषा के रूप में उपयोग में नहीं होता है, उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, भाषा की समाप्त हो गई नहीं, भाषा धीरे 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 समय के साथ अपना स्वरूप परिवर्तन करता रहता है। और वो जो परिवर्तित स्वरूप हमारे सामने आई है, वो स्वरूप क्या है, अभी हम हिंदी भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, या हमारे मराठी भाषा के रूप में, ब्रज भाषा के रूप में देख रहे हैं। वो भाषा कि जो परिवर्तित काल है, वो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, ऐसे करके परिवर्तित हुए हैं। उसी स्वरूप के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। जो हमारा पाली भाषा है, पाली भाषा का ज्यादातर उपयोग हमें बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के काल में, बौद्ध काल में देखने के लिए मिलता है। उनके जितने सारे ग्रंथ हैं, उनके उपदेश कथा हो या अर्थ हो, हर जगह पर बुद्ध देव के धर्म के ग्रंथों में पाली भाषा का उपयोग देखा जाता है। तो ये पाली शब्द का उत्पन्न कैसे हुआ है, उसी के बारे में भी कहा जाता है। तो पंक्ति शब्द से पाली शब्द का उत्पन्न हुआ है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, पल्ली शब्द से पाली शब्द का उत्पन्न हुआ है। ये पाली हो या पंक्ति हो, उसमें पल्ली शब्द का अर्थ क्या है, हम लोगों को पता है कि वो गांव शब्द के लिए व्यवहार किया जाता है। जब जिन लोगों का मानना है कि ये पल्ली शब्द से उत्पन्न हुआ है, वो मानते हैं कि गांव में रहने वाले लोग गांव में रहते थे, मतलब वो एजुकेशनली इतना स्ट्रांग नहीं होते थे। उन लोगों ने जो अपने भाषा को व्यवहार में लिए हैं, उस भाषा को पाली भाषा के रूप में लिया गया है। तो जो नगर के रहने वाले लोग हैं, वो संस्कृत व्यवहार करते थे, और जो गांव में अनपढ़ लोग होते थे, वो संस्कृत भाषा को शुद्ध उच्चारण को जानते नहीं थे, इसलिए उसका अपभ्रंश स्वरूप को जो व्यवहार करते थे, उसको पाली बोलते हैं। ओहो, या पंक्ति शब्द से लेकर वो धीरे धीरे पंक्ति से लेकर पंक्ति, पंक्ति से लेकर पत्ती, पत्ती से पट्टी, पट्टी से पल्ली, पल्ली से पाली, ऐसे बना है। और कोई बोलते हैं कि नहीं, पल्ली शब्द से डायरेक्ट वो पाली बन गया है। चाहे कुछ भी हो, मगर ये भाषा में परिवर्तित स्वरूप का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसमें हमारे संस्कृत के साथ बहुत सिमिलरिटी है, कई सारे जगहों पर उसमें परिवर्तन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो वो जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन कहाँ पर है, जैसे कि हम र कार का उच्चारण करते हैं, र कैसे, पृच्छति, प्र, उसको बदलते हुए वो लोग पाली में क्या बोलते हैं ना, पुच्छति। हम जिसको बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस सर्वे को वो लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं सब्बे। यहाँ पर ब को डबल ब कर देते हैं, स को दंत्य से कर देते हैं, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणी र को लोप कर देते हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, वो पाली भाषा में कई सारे परिवर्तन है, जिनके बारे में आपके किताबों में बहुत सारे अंश को वर्णन किया गया है, आप उसको पढ़ सकते हो। और दीर्घ स्वर में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि उताहो को उदाहू करके बोले हैं।
अ का ई उ में परिवर्तन करना है, जैसे चरम शब्द को चरिम बोलना है, नवति शब्द को नबुति बोलना है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमारे हो जाता है। और संधि में भी बहुत परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। संधि में हमारा क्या होता है ना, संस्कृत व्याकरण में देखेंगे कि जब सदा इंद्रियम ये संधि होगा तो एक आकार को ईकार से मिलने से क्या परिवर्तन होता है, मगर यहाँ पर क्या होता है ना, आकार का संपूर्ण विलुप्त हो जाता है। वो क्या करते हैं, सधिंद्रियम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये करके पाली में, पाली जब भी संस्कृत के साथ जोड़ने वाला बहुत होता है, फिर भी उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। और उसका एक मुख्य अंश है हमारे जो विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। विभक्ति पंचम विभक्ति का प्रयोग होता ही नहीं है। दूसरा है कि यहाँ पर दिया नहीं है, जैसे हमारे सुओजा सामोसस करके पूरे प्रत्ययों के व्यवहार करते हुए हम हमारे शब्दों का या पदों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उसी को सी को यो के, ओंग को यो के और ना को ही के रूप में ऐसे परिवर्तन करके व्यवहार करते हैं। और पाली के बाद फिर क्या आ रहा है ना, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का प्रयोग आप लोग देख सकते हो कहाँ पर है, मतलब हमारे जैन धर्मों के, जैन धर्म ग्रंथों में महावीर तीर्थंकर जिसका मुख्य है, उसी में बहुत सारे उपयोग में देखने के लिए मिलता है। और उसी प्राकृत भाषा के साथ संबंध रखने वाले जितने सारे महाराष्ट्रीय, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पिशाची, इन सारे भाषाओं का उत्पन्न किया गया है। तो ये प्राकृत भाषा में, एक मिनट मुझे थोड़ा पानी पीने देंगे। हाँ, हम कहाँ पर थे ना, हमारे प्राकृत भाषा के ऊपर हम प्राकृत भाषा बोलने का अर्थ है, प्राकृत शब्द के तीन अर्थ को ही माना जाता है। एक है प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। दूसरा है प्राकृत भाषा संस्कृत के साथ चलने वाली जनभाषा थी। और तीसरे क्या है, प्राकृत और संस्कृत के स्वतंत्र परंपरा के बारे में भी कहा जाता है। चाहे वो जो भी हो, हमारे बहुत सारे नाटकों में हम लोग देखे होंगे, जैसे कि मुख्य रूप से किसका, कालिदास जी का, उनके ग्रंथ में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे या पात्र होंगे, जैसे विदूषक हो, महिलाएं हो, वो नगर के अंदर रहने वाले या नौर के अंदर रहने वाले सारे व्यक्ति विशेष हो, वो संस्कृत में नहीं बोलते थे। वहां पर जिस भाषा के उपयोग की गई है उसको हम प्राकृत भाषा ही बोलते हैं। ये भाषा में बहुत सारे डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अंतिम विसर्ग को ऊ बना लेना है, जैसे कि उदाहरण है प्रातः है, उसको प्रातु बना देते हैं। रू, कार को री बना देते हैं, को, रू, कार को री बना देते हैं, रू, कार को रू 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 बना देते हैं, रू,
री बना देते हैं। री जैसे कृत, कृत शब्द को हम क्या करते हैं ना, कृत को कृत, प्रभृत को प्र, रकार को डिलीट कर देते हैं और आकार को भी डिलीट कर देते हैं, पाहुद करके व्यवहार में लेते हैं। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोगों को मिल जाएगा जो घोष महाप्राण अल्प प्राण में परिवर्तन करने का देखने के लिए मिलता है। स्र को स, झ, स इत्यादि में परिवर्तन करना भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो दो भाषाओं के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे पाली हो या प्राकृत हो, ये भाषा संस्कृत के जैसे होते हुए भी संस्कृत से बहुत सारे अंशों में भिन्न होते रहते हैं। इसके आगे फिर हम चलते हैं कहाँ ना, हमारे भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे संस्कृत के साथ जुड़े हुए संस्कृत परिवार, भाषा परिवार के बारे में तो आप लोग आगे पढ़ोगे, जो उसी भाषा के साथ संबंधित भाषाएं हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी चर्चा के आधार पर पहले आ रहे हैं क्या है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में से बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम एक लिस्ट बना सकते हैं। सौरसेनी, महाराष्ट्री या महाराष्ट्री भी उसको बोलते हैं, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची और प्राकृत भाषाओं के जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, और साथ साथ हमारे बहुत सारे आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं जो इससे संस्कृत के साथ जुड़े हुए भाषाएं हैं, संस्कृत से उत्पन्न होने वाली भाषाएं हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, गुजराती, बिहारी, उड़िया, पूर्व हिंदी, सिंधी, पहाड़ी, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, असमी, लहंदा, पंजाबी, ऐसे करके जिन सारे भाषाएं हमारे संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा के भाषा परिवार से उत्पन्न हुए, उन्हीं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसमें आप लोगों को बताते समय में ये एक चीज नहीं बता पाई, जो हमारा प्राकृत भाषा के लिए वो पाली और प्राकृत भाषाओं में बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं हमारे भारत में, इतिहास का या हमारा भारत का धरोहर है, जहाँ पर इन भाषाओं में लिखने वाले शिलालेख प्राप्त होते हैं, जो पाली भाषा में लिखी होती है, और वो प्राकृत भाषा में उसको ऐतिहासिक अध्ययन से पूरा भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक जुड़ा था उसके बारे में हमें जानने की मौका मिलती है। ये भी हमारा भाषा विज्ञान का भी एक मुख्य अंश है। भाषा के आधार पर भी हम हमारे ऐतिहासिक अध्ययन हमारे भारत का कर पाते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हमारे तृतीय नीति के तरफ। हमारा सौरसेनी जो मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में जो भाषा है उसको बोलते हैं सौरसेनी। सौरसेनी सुरसेन प्रदेश के भाषा के रूप में माना जाता है। वो मुख्य रूप से मथुरा, मध्य देश के अंश में बोली जाने वाली भाषाओं को ही सौरसेनी भाषा कहा जाता है। ठीक है, इस भाषा में क्या है ना, ये जो भाषा है इसमें परिवर्तन होता है, न और थ के परिवर्तन हो जाता है। न वो कहाँ पर ना, द और ध के लिए। कथय को क्या बोलते हैं ना, कधे ही बोलते हैं। कृत को कद, किद, ऐसे। अतिथि को अदि, धी, ऐसे उच्चारण करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पुस्तकों में दिया गया है। और साथ साथ हमारे सौरसेनी भाषा के बारे में बोल सकते हैं, जैसे कि प्रथमा एक वचन में हम क्या बोलते हैं ना, पुत्रो, पुत्र बोलते हैं ना प्रथमा एक वचन में, उसको हम पुत्तो शब्द का उपयोग करते हैं। और दो स्वरों के मध्यवर्ती संस्कृत को त को द, थ को
ध ऐसे, जैसे कि पृच्छति को वो क्या बोलेंगे ना, पुच्छति। और सत शब्द को वो सद बोलते हैं, अथ को अध, कथम को कंध। ऐसे करके बहुत सारे उच्चारण में भिन्नता देखने के लिए मिलता है। न को वो नौ करके वो उच्चारण करते हैं, जैसे कि नाथ, नाथ शब्द को वो बोलते हैं कि नाध। भगिनी शब्द को क्या बोलते हैं ना, बहिनी। बहिनी से ही हम ये बोल सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे वो आगे आगे बहन तक वो पहुंच गई होगी। और मध्यमगत प को ब हो जाता है। मध्यमगत प जैसे कि दीप, दीप शब्द को वो दिब करके बोलते हैं। अपी को अभी बोलते हैं। च को ख करके बोलते हैं। च को जैसे कि एक शब्द है इक्षु, इक्षु शब्द को इक्षु करके उच्चारण करते हैं। मध्य को मध्य। और इस भाषा में व्याकरण दृष्टि से देखें तो उसमें क्या है ना, आत्मनेपद को उन्होंने पूरा विलुप्त कर देते हैं। प्राय हर एक वाक्य उनका परस्मैपदी वाक्य ही होता रहता है। और दूसरी चीज है, जो मुख्य अंश है हमारा क्रिया का, लीट लकार, लौंग लकार, लुंग लकार, विधिलिंग लकार को पूरा विलुप्त कर देते हैं। साथ साथ द्विवचन नहीं, प्रयोग नहीं होता है किसमें ना, हमारे सौरस निर्भर भाषा में। फिर आगे के लिए चलते हैं तो हमारे भाषा में क्या आ रहे हैं, मागधी। मागधी में क्या है ना, मागधी भाषा जो वो हम बोलते हैं, मागधी नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये मगध की ही भाषा रही होगी। मगध मतलब अभी बिहार जो बोलते हैं, बिहार के मध्यस्थ स्थान में मगध क्षेत्र की भाषा मागधी कहलाती थी। जो हमारे किसका ना, चाणक्य जी का, पाटलिपुत्र का समय है। इसका बहुत सारा प्रमाण हमें अश्वघोष के नाटक में ही देखने के लिए मिलता है। उसमें व्यवहार होने वाली सारे संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा के रूप में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो है मागधी भाषा के। इसी भाषा से ही हमारे कई सारे भाषाओं के उत्पत्ति हुई है करके लोग मानते हैं। और इस भाषा के प्रकार, तीन प्रकार के भेद भी लोगों में देखने के लिए मिलता है। एक है साकारी, चांडाली और शाबरी। ये तीन प्रकार मिलते हैं और उसी तीन प्रकारों से ही उत्पन्न होने वाली भाषाओं के रूप में हम बांग्ला को मानते हैं, उड़िया को मानते हैं, असमी को मानते हैं और मैथिली लैंग्वेज को मानते हैं। भोजपुरी के उत्पन्न भी वहीं से हुई है करके उनका मानना है। तो इस भाषा का विशेषता क्या है ना, उन्होंने जो हमारा मूर्धन्य ष और दंत्य ष को तालव्य ष के उच्चारण पर वो श के रूप में ही उच्चारण करते हैं। जैसे कि भविष्यति, भविष्यति को वो बोलेंगे भविष्यति। श हमेशा उनका श में ही उच्चारण होगा। बाकी का जो दंत्य वर्ण है और जो स का उच्चारण हमारा मूर्धन्य में हो, उस उच्चारण को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। र को ल के रूप में ज्यादा व्यवहार करते हैं। जैसे पुरुष, पुरुष को पुलिस, राज्ञ को लाणो करके शब्द को व्यवहार करते हैं। ज को य के रूप में ही उपयोग में लेते हैं। जैसे कि जानाति, यानाति। जायते को यायते, यथा को यथा करके उच्चारण करते हैं। द्य, ज, र्य को डबल ज के य के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे कि आर्य, आर्य को क्या करते हैं, आय। मध्य को मध्य, मय करके उच्चारण करते हैं। न्य, न्य, ज्ञ, ज को डबल न्य करके उच्चारण करते हैं। पुण्य को पुण्य, अन्य को अंज, राज्ञों को राज्ञों, अंजलि को अंजलि करके उच्चारण करते हैं। मध्यस्थ छकार को च कर देते हैं। जैसे कि गच्छति, गच्छति को क्या उच्चारण करेंगे, गच्छति, च करके उच्चारण करते हैं। अर्थ को स्थ कर देते हैं। अर्थ, अस्ते, उपस्थित, उपस्थित करके उच्चारण करते हैं। ये धीरे धीरे भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है। वैसे ये है हमारे मागधी भाषा की परंपरा। आगे के लिए आ रहे हैं क्या है ना, अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा का उपयोग कहाँ पर है तो ना, काशी,
काशी प्रदेश में कहने का ना, बनारस, वाराणसी, काशी वाराणसी करके बोलते हैं ना, तो उस एरिया में अर्धमागधी का व्यवहार ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ हमारा जो महावीर जिनके धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी इस भाषा का उपयोग ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इस भाषा का बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि दंत्य के मूर्धन्य हो जाता है, स्थित शब्द को ठिय करके बोलते हैं, तालव्य मूर्धन्य श को दंत्य कार में ही उच्चारण करते हैं, श्रावक शब्द को वो शावक करके बना बोलते हैं, य को ज करके बोलते हैं, जिसका बहुत सारा प्रभाव आप ओडिया भाषा में देख सकते हो। ओडिया के लोग जब वो उत्कलीय जब उड़िया भाषा को बोलते हैं, उनके जो तालव्य श और मूर्धन्य श का उच्चारण ज्यादा नहीं पता चलेगा, उनके भाषाओं में दंत्य श का उपयोग में बहुत सारा उच्चारण में देखने के लिए मिलता है। वो चीज हमारे ये अर्धमगधी का ही अंश है, जिसको हम बोलते हैं क्या है ना, यौवन। यौवन शब्द को क्या बोलेंगे ना, यौवन। उड़िया भाषा में देखोगे तो ये यौवन शब्द को लोग उच्चारण करते हैं कैसे ना, यौवन, जीव, जीवा। तो ये तो भाषा का ही चलता रहता है। इसमें संधि स्थल पर भी कुछ परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अनुन्यम। अनुन्यम शब्द को अन्नमन्नम करके उच्चारण करते हैं, अणमणम करके भी उच्चारण करते हैं, स्पर्श को लोप कर देते हैं, उसके स्थान पर यह हलंत करके करते हैं, जैसे कि सागर को सायर कर देते हैं। और गद्य पद्य में भी कई सारे भेद भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, किसमें ना, अर्धमागधी में। फिर आगे के लिए क्या आ रहा है ना, आगे के लिए और एक भाषा है महाराष्ट्री। ये महाराष्ट्री भाषा या महाराष्ट्री, इसके दो नाम से जाना जाता है। ये नाम को सुनते ही हम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है ना, ये निश्चित रूप से हमारा महाराष्ट्र से ही ये भाषा उत्पन्न हुई होगी, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में व्यवहार होने वाले लोग को कथित भाषा जो है वो महाराष्ट्री है। वहां पर महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा के रूप में है जाना जाता है। उसमें से कई सारे एरिया, बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में महाराष्ट्री भाषा को देखने के लिए मिलता है। और वो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि महाराष्ट्री भाषा से ही हमारे मराठी भाषा की उत्पन्न हुई है। तो इस भाषा का जो विशेषताएं हम देखेंगे तो वो विशेषता में क्या है ना, स्वर का बाहुल्य है। और ये महाराष्ट्री भाषा का बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो गाथा सप्तशती है, सेतुबंध है, गौड़बंध है, वो सारे ग्रंथों में भी महाराष्ट्री भाषा का जो प्राकृत भाषा के रूप में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो और उसके विशेषताओं के लिए चर्चा करते हैं तो मध्यमगत अल्प प्राण को वो लोप कर देते हैं, जैसे कि क, ग, च, ज, त, द, इनको लोप कर देते हैं। लोक ह, लोक ह को क्या करेंगे ना, क को लोप कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा, लो ओ। हृदय को क्या करते हैं ना, ही अ। प्राकृत को पाउ अ। जानाती को जानाई। ण का प्रयोग वहां पर धीरे धीरे वो रिप्लेस हो जाता है, किसको ना, नौ को। वैसे ही मध्यमगत य का सदा लोप हो जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं प्रिय, य प्रिय, प्रिय छात्र। य जो शब्द है उसको य को ही लोप कर देंगे, वहां पर रहेगा पिय। वियोग को बी ओ य। मध्यमगत महाप्राण स्पर्श को भी वो क्या करते हैं ना, ह में बदल देते हैं, जैसे कि अथ, अथ को क्या करेंगे ना, अह। कथम को बोलेंगे कह, मुख को मुह, लघु को लहुआ। उष्म वर्ण में भी क्या करते हैं, उष्म वर्णों को भी प्राय वो ह और हो को ही परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि दश, दश को दह, धनुष,
धनुष को बोलेंगे धनुः, पाषाण को बोलेंगे पाहण, दिवसम को बोलेंगे दिह, छ को छ कर देते हैं, कुक्षी, कुक्षी को कुच्छी, इक्षु को इच्छु, कर्मवाच्य को, कर्मवाच्य य को इज्ज बोलते हैं, पृच्छते पूज्य है। ऐसे करके बहुत सारे वो अपनी भाषाओं में वो परिवर्तित हो ही जाता है। आगे के लिए फिर क्या आ रहा है, व्याकरण में भी ऐसे कई सारे परिवर्तन होते हैं। पैशाची भाषा, पैशाची भाषा का क्षेत्र हम किसको बोलते हैं ना, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही इस भाषा का उपयोग लिया जाता है। हम इसको अफगानिस्तान क्षेत्र को भी मान सकते हैं। इस भाषा को पैशाची, पैशाचिकी, भूत भाषा, भूत भाषित, ये करके बहुत सारे नाम में बताया जाता है। महाभारत में कश्मीर के पास रहने वाले पिशाच जाति का ही उल्लेख किया गया है, तो उन्हीं का ही भाषा या राक्षसों का भाषा करके भी इस भाषा को बताया जाता है। इस भाषा का विकसित रूप क्या है ना, आज जो भाषा अभी व्यवहार हो रहा है उसमें से लहंदा, वो वही उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कहीं पर यूज होने वाली भाषा है लहंदा, उसी का ही है। इस भाषा की विशेषता को जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर क्या है ना, वर्ग के तृतीय को प्रथम वर्ण बना देते हैं, जैसे कि नगर, ग, ये क वर्ग का तृतीय वर्ण है, उसको क्या करेंगे ना, उसको क बना देंगे या प्रथम वर्ण बना देंगे तो क्या होगा, नक्कर, तड़ाग, ड़ के जगह पर वो ट को ले आते हैं तो क्या होगा, तटाक, ग को तो ऑलरेडी क कर ही देते हैं। वर्ग के चतुर्थ वर्ण को भी वो द्वितीय वर्ण कर लेते हैं, जैसे कि निर्झर, निच्छर, मेघ, मेघ को मेघो। पैशाची में पंचम वर्ण को न बना देते हैं, र ळ का विपर्जय कर लेते हैं, जैसे कि रुद्र को लुद्द, कुमार को कुमाल, रुधिरं को लुंधिर, ज्ञ न्य ण्य को न्य बना देते हैं, अन्य अन्य को अय, पुण्य को पुण्य, प्रज्ञा को पय्या, कष्ट को कष्टं, स्नान को सियनान, भार्या को भारिया, मूर्धन्य को तालव्य से या दंते से, तिष्ठति को चिस्तदी, विषम को विषमो, मध्यमत व्यंजन वर्णों को भी लोप कर देते हैं, मधुरम को मथुरम, गाढ़म, गाढ़ं को काठम करके परिवर्तन कर लेते हैं। अवहट्ट, अवहट्ट भाषा जिसको बोलते हैं वो क्या है ना, अपभ्रंश शब्द को ही व्यवहार में लिया जाता है। ये परकालीन प्राकृत या तृतीय प्राकृत के रूप में भी इसको बोला जाता है, अपभ्रंश भाषा भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो इसके दो रूप मानते हैं, एक है साहित्यिक रूप है और दूसरा है लौकिक व्यवहार है। इसी का, इस भाषा के विशेषता को देखेंगे तो भाषा में श्लिष्ट जोगात्मक और वियोगात्मक भाषा के रूप में देखा जाता है, जैसे कि दंत्य व्यंजन को मूर्धन्य होने लगता है, श और तालव्य और मूर्धन्य को
प्राय लोप कर देते हैं। जैसे लेख को, उनके लेख शब्द को लेह कर देते हैं या लीह कर देते हैं। जैसे ही शपथ शब्द जो है उसको सबद्ध कर देते हैं। प को भी बदल दिया, प फ ब भ, तृतीय वर्ण प हमारा क्या था ना, प्रथम वर्ण था, प्रथम वर्ण को बदल के उन्होंने तृतीय वर्ण कर दिया। कथितों को कधीदू करके उच्चारण करते हैं। कहीं कहीं क्या करते हैं, म को व कर देते हैं। जैसे भ्रमर, भ्रमरु। संयुक्त अक्षर में र को प्राय लोप कर देते हैं। प्रिय को पीयू, चंद्र को चंद, व्याकरण को व्याकरण करके उच्चारण करते हैं। काश्य को काश्यु, कासु, तस्य को तासु। शब्द रूप और धातु रूप में भी बहुत कम करने प्रयोग करते हैं। विभक्तियों के स्थान पर वो कारक चिन्ह परसर्ग लगाते रहते हैं। जैसे कि करण को सहु, तण, संप्रदान को कोही, रेसी, अपादान को हुंत, संबंध को केर कर, अधिकरण को मध्य महे। ये सारे क्या है ना, परसर्ग करके जो भी आपका क्रियापद रहेगा उस क्रियापद के साथ इसको जोड़ के अपना वो व्यवहार, कारक व्यवहार ही करते रहते हैं। इसके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे जो नपुंसक लिंग था संस्कृत व्याकरण में, उसको भी वो विलुप्त कर देते हैं। और साथ साथ कर्ता कर्म संबोधन, करण, अधिकरण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, उसके ऊपर भी बहुत सारे ग्रामेटिकल चेंजेस हमारा ये जो अपभ्रंश भाषा में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसका भी उदाहरण आपके किताबों में है, थोड़ा आप लोग देखिए, कुछ डाउट होगा तो फिर मुझे पूछिएगा। आगे आ रहा है क्या है ना, हमारे आधुनिक कालिक आर्य भाषाएं। आधुनिक कालिक आर्य भाषाएं जो बोल रहे हैं, तो हमारे भारत में जितने सारे आज के युग में जिन भाषाओं का व्यवहार होता है, जिन आर्य भाषाओं का व्यवहार में प्रयोग में लिया जाता है, उन भाषाओं के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें से क्या है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे हिंदी क्षेत्र के रूप में और हिंदी तरह क्षेत्र के रूप में दो क्षेत्र में ही आर्य भाषाओं का क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। हिंदी क्षेत्र में किन सारे अंशों को लेते हैं ना, खड़ी बोली को लिया जाता है। प्रथम भाषा के रूप में जिसको हम पहले लेते हैं वो है क्या है ना, खड़ी बोली। ये जो खड़ी बोली भाषा है उसको लेते हैं कहाँ से ना, उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिले, जैसे कि मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है, देहरादून है और बिजनौर है, रामपुर इत्यादि जो अंचल है, जो एरिया है, उस एरिया में अंबाला और पटियाला के पूर्वी भाग में भी ये क्षेत्र में ही हमारे खड़ी बोली भाषा का व्यवहार किया जाता है, जिसको आजकल राजभाषा के नाम से भी दी जाती है। और जिसका साहित्यिक रूप को देखा जाए तो जिसको हम बोलते हैं क्या है ना, हिंदी बोलते हैं। और ये जो हिंदी भाषा है ये खड़ी बोली है और साथ साथ उर्दू भाषा का मिक्सचर है। उर्दू उर्दू भाषा जिसको हम बोलते हैं, उर्दू में लगभग फरासी और अरबी शब्दों का ज्यादा उपयोग में उनके लिपि को व्यवहार करते हैं। और साथ साथ हमारा क्या है ना, उन भाषाओं के शब्दों का भी प्रचुर व्यवहार देखने के लिए मिलता है। उससे प्रभाव वो हमारे खड़ी बोली हिंदी के ऊपर है। और ये जो हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा हमारा मूल संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से ही लिया गया है, जिसका लिपि के रूप में देखा जाए तो हमारी देवनागरी लिपि की ही व्यवहार में ली जाती है। उन दोनों भाषाओं का मिला हुआ स्वरूप इन एरिया में देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ और एक भाषा को भी वहां पर लिया जाता है, क्या है, ब्रज भाषा। ये सारे जो भाषाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी के रूप में ही इसका
लिया जाता है। वो खड़ी बोली हो, ब्रजभाषा हो, बंगारू हो, कन्नौजी हो, बुंदेली हो, ये सारे भाषाएं हमारे पश्चिमी हिंदी के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें हिंदी का मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये ब्रजभाषा जो बोलते हैं वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर की भाषा है। इसके पश्चिमोत्तर भाग में राजस्थानी का और दक्षिण भाग में बुंदेली का भी प्रभाव रहता है। और मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट करूं, जो भाषा हिंदी के साथ संबंधित है उन सारे भाषाओं के हम हिंदी क्षेत्रीय भाषा के रूप में ही लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, नहीं जो खड़ी बोली हो, ब्रजभाषा हो, बैंगुर हो, कन्नौजी हो या बुंदेली हो, ये सब भाषा हमारे हिंदी क्षेत्रीय भाषा, राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब हिंदी क्षेत्रीय भाषा के रूप में ही आ जाता है। तो हम ब्रजभाषा के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, तो वो किन एरिया में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर के है। इसके बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सूर है, नंददास है, मीरा है, केशव है, बिहारी, देव, भूषण, घनानंद, रसखान, रहीम, इन सभी के साहित्यों में हमारी ब्रजभाषा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्या है ना, बैंगरू करके एक भाषा है जो दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद और नाभा की बोली है। इसके अन्य नाम क्या है ना, हरियाणी, देसाड़ी, जाटू। इस पर राजस्थानी और पंजाबी का भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसको भी खड़ी बोली का भी, खड़ी बोली जो हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे उसका भी एक विभाषा के रूप में भी, अब उपभाषा के रूप में भी लोग मानते हैं। आगे के लिए भाषा क्या है, कन्नौजी। कन्नौजी जो है अवधि और ब्रज का मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में क्या क्या आ रहे हैं ना, इटावा, फरुखाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, इन सारे जिलों में बोली जाने वाली भाषा है, जिसको कन्नौजी क्षेत्र के कवि के नाम हम देखेंगे तो उसके कवि हमारे लिए होते हैं चिंतामणि, मतीराम, भूषण। ये ब्रजभाषा की विभाषा के रूप में ही इसको ग्रहण किया जाता है। और इस भाषा में जो डिफरेंस है वो भी हमारे किताबों में दिया गया है, आप उस चीज को देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है बुंदेली। बुंदेली है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, अरेछा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर आदि के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जिसको मिश्रित रूप में यह भाषा पन्ना, दतिया आदि क्षेत्र में भी बोली जाती है। ये ब्रजभाषा के भी विभाषा के रूप में ही इसका गणना की जाती है। और इसको राजपूतों के भाषा के रूप में भी लोग मानते रहते हैं। आगे के लिए फिर आ रही है क्या है अपना राजस्थानी। राजस्थानी ये इस भाषा के विकास हमारा सौरसेनी के अपभ्रंश में ही किया गया है। इसमें बहुत सारे बोलियों का ग्रहण किया जाता है, जैसे कि मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती करके ये जो चार बोलियां हैं, उन चार बोलियों को लेते हुए राजस्थानी भाषा को ही बताया जाता है। आगे के लिए फिर आ रहे हैं गुजराती। ये भी सौरसेनी भाषा का अपभ्रंश भाषा के रूप में ही गुजराती भाषा का ग्रहण किया जाता है, जो आधुनिक भाषा के रूप में ही लोगों में व्यवहार किया जाता है। वो तो गुजराती नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये गुजरात का भाषा है। मराठी, महाराष्ट्र, मराठी महाराष्ट्र के अपभ्रंश भाषा के रूप में ही इसको माना जाता है, या महाराष्ट्र के भाषा के रूप में ही इसको ग्रहण किया जाता है। इसमें भी चार बोलियां हैं, एक है देसी, कोंकणी, नागपुरी और बरारी।
इसमें भी बहुत सारे ऐसे साहित्य को समृद्ध करने वाले बहुत सारे कवियों का नाम, साहित्यिकों का नाम ही हमें जानने के लिए मिलता है, जैसे कि मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, नामदेव आदि। इनके रचनाओं में भी इन सारे मराठी भाषा का मिला है। और साथ साथ हमारा बिहारी, मागधी का अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है बिहारी। बिहारी वस्तुतः एक कोई भाषा नहीं है, ये बिहार प्रांत में बोले जाने वाले भाषाओं को ही बिहारी बिहारी बोलते हैं, जिसमें आते हैं हमारे क्या क्या ना, भोजपुरी और मैथिली और मगही। और हमारे जो अवधी भाषा को लेते हैं तो अवध प्रदेश, अवध कहने का मतलब है ये कोसली और वेशवाड़ी एरिया में व्यवहार करने वाले भाषाओं को अवधी भाषा बोलते हैं। मैथिली भाषा जिसको बोलते हैं मिथिला क्षेत्र में, मिथिला हमारा बिहार में जगह है। मिथिला नाम तो आप लोग सभी जानते होंगे, सीता मैया के जन्म स्थान के रूप में ही मिथिला को माना जाता है। वहां पर लोग जो बोलते हैं, जो आज के युग में देखा जाए तो दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में ही हमारे मैथिली भाषा के में व्यवहार देखने के लिए मिलता है। उसको बिहारी भाषा के रूप में भी बताया जाता है। उसके जो साहित्यकारों के बारे में चर्चा करें तो विद्यापति, उमापति, हर्षनाथ, लक्ष्मा ठाकुरानी, मनोज झा, चंदा झा करके बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों ने भी बहुत सारे साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे मगही, बंगाली। मगही जो पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर इस एरिया में जो बिहार के लोग जो भाषा का व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं मगही। तो मगधी भाषा का ही अंश के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आ रहा है बंगाली। बंगाली जो वेस्ट बंगाल, बंगाल की जो भाषा है वो मगधी भाषा का अपभ्रंश के रूप में ही इसको लिया जाता है। साहित्यिक भाषा में ये बंगाली को साधु भाषा भी कहीं कहीं कहा जाता है। इस भाषा में वो तालव्य और ओकार का बहुत सारा व्यवहार करते हैं। और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखकों का नाम देखेंगे तो चंडीदास है, कृतिदास है, विजय गुप्त है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, शरत चंद्र है। उनके कृतियों में हमारे बंगाली भाषा को जान साहित्य में मिलता है। और वो आज के डेट में भी हमारा कथित भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में व्यवहार में आ रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे उड़िया। उड़िया भाषा उड़ीसा प्रांत के लोगों में कहने वाली भाषा है। वो उड्र जाति के लोग इस भाषा को बोलते हैं। ये हमारे मागधी भाषा का एक विभाषा के रूप में या उपभाषा के रूप में ही कहा जाता है। वो उत्कल जाति के भाषा होने के कारण इसको उत्कली भी कहा जाते हैं। इस भाषा में देखा जाए तो बंगाली और तेलुगु ये दो भाषाओं का प्रभाव ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। फिर भी उड़िया भाषा के अधिकाधिक अंश हमारे संस्कृत के साथ जुड़ा होता है। जो उड़िया का भाषा का शुद्ध रूप बोलेंगे तो 80% हमारे संस्कृत के ही हैं। और धातु क्रियाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। उसी का अपभ्रंश शब्द हम बोल सकते हैं संस्कृत क्रियाओं का। मगर वो संस्कृत भाषा के शब्द प्राचुर्य में भरा हुआ भाषा है। इसके कवियों का नाम हम या साहित्यकारों का नाम हम देखते हैं तो हमारे फकीर मोहन सेनापति, सारला दास, बलराम दास, ऐसे करके बहुत सारे साहित्यकारों का नाम हमें मिले। लक्ष्मीकांत करके बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों का साहित्यों में हमारे उड़िया भाषा मिल जाएगी। और उड़ीसा में भी उसी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है।
आगे के लिए फिर हम चलते हैं तो असमी, असामी, अहमिया, असमिया, आसामी करके उसका बहुत सारे नाम बताया जाता है, मगर वो असम में रहने वाले लोगों की जो भाषा है, प्रयोग में ली जाने वाली भाषा है, उसी भाषा को बोलते हैं। इस भाषा में असमी भाषा जो है वो बंगला के जैसे है, मगर उस भाषा में दो तीन वर्ण अलग अलग होते हैं, और तिब्बती, बर्मी, नागा इन भाषाओं का प्रभाव थोड़ा देखने के लिए मिलता है। इसके कवियों का नाम हम देखते हैं तो माधव कंदली, शंकर देव, माधव राम, सरस्वती करके ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों के अथवा साहित्यिकों के साहित्यों में इस भाषा का रूप देखने के लिए मिलता है। ये जो हम बंगाली बोल रहे हैं, असमी बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हैं, ये या पश्चिमी क्षेत्र के जो सिंध भाषा वगैरह है, ये सब हिंदी तरफ क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। और ये पश्चिमी क्षेत्र के भाषा में सिंधी, पंजाबी और फिर आगे के लिए गुजराती, ये सारी भाषाएं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। आगे मराठी के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिए थे। उसी में नेपाली भाषा के लिए, उत्तर क्षेत्र के नेपाली भाषा के लिए दिया जाता है नेपाली वो नेपाल देश और भारत के जो पश्चिम बंगाल में कुछ बॉर्डर लाइन के लोग ही इस भाषा का उपयोग में करते हैं। ऐसे करके सारे भाषाओं के जो आज तक संस्कृत से लेकर आज तक जो भाषाओं का सफर रहा है भारत में आर्य भाषा के, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। किसी का कुछ डाउट है तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आप लोग पढ़िए। पढ़ने के बाद जहाँ भी डाउट होगा भी मुझे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी हम करेंगे। हाँ, आपको और एक बात बता दूं, आप कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो एक है कपिल देव द्विवेदी जी का किताब भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये पेपर पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत अध्ययन जब कर रहे हैं तो ये जो सारे भाषाओं के जननी के रूप में जो मूल वहां से उस संस्कृत भाषा से आज आप लोगों के व्यवहार में ले जाने वाली भाषाओं का सफर तक संपूर्ण अध्ययन आप आराम से कर सकते हो, कैसे कैसे भाषाओं में परिवर्तन आई है। हम संस्कृत में कैसे बोलते थे, उसमें कितने शुद्धता का अंश था, और आज हमारे व्यवहार मातृभाषा के रूप में व्यवहार होने वाली जिसकी जो भी मातृभाषाएं हैं, उस भाषाओं में क्या संबंध है, कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, किस शब्दों से क्या शब्द आपका बनी है, वो सारी चीजें आप किसी के माध्यम से जान सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है भाषा विज्ञान। ये सारे अध्ययन से ही आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के साथ मैं इंट्रोड्यूस होने से पहले ही अपने विषय को शुरू कर दी थी। आप चाहो तो अपने बारे में बता सकते हो, नहीं तो किसी का कुछ डाउट हो रहा है किसी विषय पर है तो कर सकते हैं। मैम प्रणाम। हम्म। मैम, आपने जो कहा कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में बताया था, वो थोड़ी समझ में नहीं आई कि क्या समानता है और क्या पार्थक्य है। व्याकरण हमारा क्या करता है? व्याकरण भाषा का शुद्ध अशुद्ध रूप को ही विचार करता है। तो ये जो शुद्ध और अशुद्ध भाव को विचार करने का अंश होगा, वो किसी एक भाषा के ऊपर ही होता है। जो भाषा को मूल के साथ जोड़ के रखने का कार्य करता है उसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? हमने चर्चा किया था, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति। तो किसी भी शब्द को कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे वो हमारा शुद्ध बनता है, कहाँ पर अशुद्ध है, उसका नियंत्रण उपाय को वर्णन जो करता है वो है व्याकरण, और वो भी एक ही भाषा के ऊपर ही करेगा। जबकि भाषा विज्ञान जो है वो क्या करता है, संपूर्ण भाषा के बारे में
पूरा तात्विक अध्ययन करता है। भाषा के अर्थ, ध्वनि और वाक्य निर्माण से लेकर लोक प्रयोग तक संपूर्ण अंश को, और वो भी किस भाषा में ना, सारे विश्व में व्यवहार होने वाली सारी भाषाओं के बारे में। शब्द का निर्माण प्रक्रिया को जो बताता है वो है व्याकरण, और शब्दों के प्रयोग में लाने तक, लाने के वैज्ञानिकता तक अध्ययन करने वाला अंश जो है उसको बोलते हैं भाषा विज्ञान। इसीलिए भाषा विज्ञान निश्चित रूप से हमारा व्यापक स्वरूप होता है, और व्याकरण संकुचित है, और व्याकरण एक भाषा की होती है, और ये भाषा विज्ञान जो है वो है संपूर्ण जितने भी विश्व में भाषाएं हैं सारी भाषाओं के साथ संबंध रखने वाला शास्त्र। और व्याकरण में हम देखेंगे तो व्याकरण क्या करता है ना, वो एक व्याकरण को जानने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। आप बिना संस्कृत जाने संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़ सकते हो, मगर भाषा विज्ञान को पढ़ने के लिए आपको भाषा के बहुत सारे भाषाओं के ज्ञान होना कोई जरूरी ऐसा नहीं है। ठीक ना, ये है हमारा व्याकरण और भाषा विज्ञान में अंतर। जी मैम, मैंने सुना था कि किसी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना जरूरी है, तो हाँ भाषा विज्ञान भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। हाँ, भाषा विज्ञान में क्या होता है, उसके उस भाषा के वैज्ञानिकता को चर्चा करना है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ये भाषा के प्रत्येक तत्व को चर्चा करने के लिए जो अंश होता है वो व्याकरण होते हैं। शब्द कैसे बनेगा, वहां पर प्रकृति क्या रहेगी, प्रत्यय क्या रहेगा, फिर उसमें काल क्या रहेगा, ये सारे तात्विक अध्ययन करते हैं। और ये भाषा विज्ञान जो है उसका पूरा प्रयोग जनित स्वरूप से लेकर भाषा निर्माण जनित अंश को लेकर उसके वैज्ञानिकता का अंश तक अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं भाषा विज्ञान। ये निश्चित रूप से हमारा व्यापक रूप है, और व्याकरण निश्चित रूप से हमारा सीमित असंकुचित स्वरूप है। इसमें हमारे उच्चारण भी आते हैं, उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसको भी लेते हैं, मगर व्याकरण क्या करेगा, वो नियंत्रण करता है भाषा को, वो उस एरिया से बाहर भाषा को जाने नहीं देता है। मगर भाषा विज्ञान क्या करता है ना, भाषा अपनी गति से जा रही है, क्या बदलाव ले रही है उसको वो नोट करता है, उसके बदलाव को रोकता नहीं है। जी मैम। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। आप सब कौन से वर्ष के छात्र हो? द्वितीय वर्ष के मैम। द्वितीय वर्ष के। जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, इसको पढ़ोगे ना पूरे विश्व भर के भाषा के बारे में, भाषा के इंटर रिलेशन को आप आराम से जान सकते हो। जैसे कि आप लोगों को बहुत, आप सुने होंगे संस्कृत, आपकी मातृभाषा क्या है बेटा? उड़िया। ओडिया। अच्छा, ओडिया भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये कभी आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा। हम तो जानते हैं संस्कृत को जब व्यवहार करते हैं, संस्कृत में नदी को नदी बोलते हैं, उड़िया में भी हम नदी को नदी बोलते हैं। कोई इतर भाषा के छात्र कोई है या सारे उड़िया छात्र ही हैं? लगभग उड़िया के छात्र होंगे। इतर नहीं, भाषा क्या है मैम? हमारे उड़िया के अलावा जितने सारे भाषा हैं, हम हमारे मातृभाषा उड़िया है, हमारे मातृभाषा के बाहर और जितने सारे, कोई बंगाली है तो वो उड़िया भाषेतर भाषा है, संस्कृत भाषेतर भाषा तो इतर भाषा होगी ना। कोई हिंदी भाषी हो, कोई बंगाली हो, कोई तेलुगु भाषी हो, कोई तमिल भाषी हो, ये सब हमारे उड़िया के इतर भाषा हैं। हम हमारे बंगाली के लिए हम उड़िया, वो बंगाली इतर भाषा हो गया ना। ये है, तो ये सारे भाषाओं के क्या संबंध है, ये चीज हम हमारे भाषा विज्ञान के थ्रू जान सकते हैं। संस्कृत से बहुत सारे शब्दों को हम देखते हैं कि उड़िया में व्यवहार हो रहा है, मगर हमारे जो क्रियापद है वो संस्कृत के जैसे नहीं यूज हो रहा है। जैसे कि गच्छामी बहुत ही संस्कृत में, ठीक है, मगर हम उड़िया में जब बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जाऊछी।
तो गच्छामी और जाउची में क्या संबंध है, कैसे बदलाव आया? ये बदलाव हमें डेफिनेटली हमारा भाषा विज्ञान अध्ययन करने से हमें पता चल जाएगा कि भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है। डायरेक्ट संस्कृत से उड़िया बना है या बीच में कोई भाषा है, जैसे हम लोगों ने चर्चा किए थे मागधी भाषा है, वो भाषा थोड़ा परिवर्तन किया, फिर उसी से जब ओडिया बन गए, ओडिया अपने अपने चारों तरफ के भाषाओं से थोड़ा थोड़ा प्रभावित हुआ, होते 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 वो अपना रूप परिवर्तन कर लिया। आप लोगों को एक सिंपल सा चीज पता होगा, जैसे ओडिया और बंगाली इंटर रिलेटेड लैंग्वेज है या नहीं है? जी मैम। बहुत, उन दोनों भाषाओं में संबंध बहुत ज्यादा है, फिर भी उसमें डिफरेंसेस कहाँ पर आ रहा है, वो हर एक शब्द को ओ कार में उच्चारण करते हैं, श्रुति ऐसे उच्चारण करते हैं। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आया, वो डिफरेंस कहाँ से हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी मागधी भाषा है उसी से ही ओडिया बनी है, उसी से ही बंगाली बनी है, फिर भी उनके उच्चारण में ये भेद कहाँ से आया? इसके लिए हमें वो नॉलेज मिल जाएगा कि नहीं, वो हमारे जो पास आस पास पड़ोस की लैंग्वेज है उन भाषाओं के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। जैसे कि हमारा ओडिया भाषा के ऊपर तेलुगु भाषा का प्रभाव हम लोग थोड़ा देख पाते हैं, वैसे बंगाली लैंग्वेज जो है उस बंगाली लैंग्वेज के लिए नेपाली लैंग्वेज का थोड़ा प्रभाव रहेगा और असमी लैंग्वेज का प्रभाव रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो भाषा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। हम हमारे उड़ीसा के भाषाओं को देखें, बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि हम सारे उड़िया हैं और हम उड़िया भाषा में बात करते हैं, मगर उड़ीसा में जितनी भाषाएं हैं सभी के बोलने का स्टाइल अलग है या नहीं? उड़ीसा के जो पश्चिम उड़ीसा के जो भाषा है संबलपुरी लैंग्वेज हम जिसको बोलते हैं, जो हमारे गंजाम साइड के लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषाओं में भी भिन्नता आ जाती है। हम देखेंगे कि हमारे पूर्व क्षेत्रीय, पश्चिम क्षेत्रीय, उत्तर क्षेत्रीय, दक्षिण क्षेत्रीय सारी भाषाओं में थोड़ा थोड़ा प्रभाव, ये जो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है ना, भाषा एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता रहता है, उसी प्रभाव से भाषा अपना स्वरूप को बदलता है। ये जो स्वरूप परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम भाषा विज्ञान के थ्रू कर पाएंगे, व्याकरण के थ्रू अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जी मैम। और आप लोग एक काम कीजिए, ये परिवर्तन जितने हो दिन रही है। हमारे हाँ? जी मैम, आपने तो कहा ये सब बोलचाल भाषा है जो परिवर्तन होते आ रहे हैं, पर जो भाषा विज्ञान है वो क्या लिपि के बारे में भी बताता है कि लिपि भी परिवर्तन होती है या कुछ? लिपि शास्त्र फिर आ जाएगा। इसके इसी भाषा विज्ञान में हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं, लिपि विज्ञान भी है, लिपि विज्ञान को भी पढ़ते हैं, मगर भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, ये मुख्य रूप से भाषाओं के ध्वनि, अर्थ, पद, वाक्य, इन चारों के ऊपर ही बल देता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही परिवर्तन होता रहता है। पहले जी लिपि मैम। जब लेखन प्रक्रिया के ऊपर ज्यादा बल नहीं था, उस समय पर बहुत सारे लिपियों में परिवर्तन आ जाता था। आजकल तो कोई भाषा के लिपि में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। लिपि को पढ़ने के लिए हम जिसका ये करते हैं उसको बोलते हैं, क्या है, पैलियोग्राफी। ये भी भाषा विज्ञान का एक अंश विशेष है। लिपि में कैसे बदलाव आया, हमारा उड़िया लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई है? हम जब देखते हैं तो हिंदी भाषी का जितने हैं हिंदी क्षेत्र के लोग सभी एक दूसरे के देवनागरी लिपि हो या देवनागरी लिपि के साथ संबंधित लिपि कुछ होते रहते हैं। नहीं तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जितने हैं वो द्रविडियन लैंग्वेज के वो उस लिपि के साथ, तमिल लिपि के साथ ही वो जुड़ने वाला थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड होता है, मगर हमारा जो ओडिया लिपि है वो उसका सिमिलरिटी किसी में भी नहीं है। तो ये लिपि फिर कहाँ से आई?
ये सारे जो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होगा, उन सारे प्रश्नों का समाधान आपको भाषा विज्ञान कर ही पाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा? और इस क्लास में कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक ना? और आगे के लिए जो भी विषय है उसमें हमें क्या पढ़ना है, हम कल डिस्कशन करने के लिए ब्लॉक 2 को ही लेंगे, जो हमारे मुख्य पर 2 बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो आएगा क्या है, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान और ध्वनि विचार को चर्चा करेंगे। आपको ये पेपर बहुत मजा देने वाला पेपर है, क्योंकि इसमें जो भाषा परिवार को पढ़ोगे ना, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जी मैम, बहुत इंटरेस्टेड लगा। ये चैप्टर तो बहुत अच्छा है। वो सारे इंडियन लैंग्वेजेस जितना है ना, सारे लैंग्वेजेस का आपको बेस पता चल जाएगा। आप आइडिया कर पाओगे कि हाँ, यहाँ पर ये शब्द होने की संभावना है। जो सब जी मैम। लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं, इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज के ये आप लोगों ने एक चर्चा कर रहे थे ना, क्या है, कंप्यूटर, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। आपके मोबाइल में आप जब बोलते हो वो सर्च कर लेता है। ये जो फीचर्स आपके मोबाइल में आ रहा है या आपके लैपटॉप में आ रहा है या कंप्यूटर उस काम को कर पा रहा है, उसके बेस में कुछ है तो वो है लिंग्विस्टिक। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्लास भी हो गया है। आप सभी का दिन शुभ हो। अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।